ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल पूछिए। हमारी कोशिश यही होगी ज्यादा से ज्यादा सवालों को शामिल करने की। अविनाश भी हमारे साथ बने हुए मौजूद है आपके सवालों का जवाब देने के लिए, और ट्विटर पर भी लगातार आपके सवाल हमें मिल रहे हैं। एक सवाल हमें ट्विटर पर आया है राज अग्रवाल जी का, और इनका सवाल है अरविंद पर। इन्होंने मर्जर के बाद ही ये शेयर शायद लिया होगा। अविनाश, आप राय दीजिए, जानना चाह रहे हैं ये जो डीमर्जर हुआ है उसके बाद अरविंद कैसा दिखाई दे रहा है, ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है कि अरविंद का जो अभी स्टैंड लोन बिजनेस है, यहाँ पे मार्जिन्स डेफिनेटली उनके रिटेल बिजनेस के मुकाबले में कम है। ओवरऑल अगर इनका नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है पूजा, तो ही इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस एक कमोडिटी बिजनेस है। यहाँ पे रिटेल बिजनेस के मुकाबले में जो मल्टीपल है वो डेफिनेटली कम मिलेगा, और ऑब्वियसली मार्जिन्स भी कम रहेंगे। तो मेरे ख्याल से लंबा नजरिया है तो होल्ड करे, बट शॉर्ट टर्म में हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ी बढ़त आने की पॉसिबिलिटी। ठीक है। एक फेसबुक पर सवाल आया है रुचित, आप इस पर कमेंट कीजिए। इन्होंने संकेत मिस्त्री ने सवाल भेजा है मुंबई से। इन्होंने निफ्टी बैंक का पुट ऑप्शन खरीदा हुआ है 27,000 का, और इस पुट ऑप्शन का जो भाव है इनका वो 48 रुपए का है, और इन्होंने ये वीकली ऑप्शन इन्होंने लिया था, यानी आज ये एक्सपायर भी हो रहा है। तो करना क्या चाहिए? 27,000 का पुट ऑप्शन जिसकी एक्सपायरी आज है वो इन्होंने 48 रुपए में खरीदा हुआ है, और अगर हम 27,000 के पुट का अभी भाव भी देखेंगे तो ये करीब करीब 41 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो नुकसान तो है इनको 3 रुपए के आसपास का। क्या करना चाहिए? पिछले जो अगर 2-3 हफ्तों से देखे तो बैंक निफ्टी ने काफी एक रेंज बाउंड कारोबार किया है, और इस एंटायर रेंज में अब एक वेज का पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है जिसका सपोर्ट लगभग 27,000 के आसपास ही है। तो मुझे नहीं लगता कि आज की एक्सपायरी हम 27,000 के नीचे देखेंगे बैंक निफ्टी फ्रंट पर। इनफैक्ट सेकेंड हाफ में शायद थोड़ी सी रिकवरी हो जाए और 27,150 27,200 की रेंज में हम आज की एक्सपायरी देख सकते हैं। तो मेरी यहाँ पे सलाह रही है कि क्योंकि आपका आज ही का नजरिया है तो ये ऑप्शन में से करंट लेवल्स पे आप एग्जिट हो जाए, और इनफैक्ट आने वाले अगर वीक की अगर स्ट्रेटेजी कुछ बनाना चाहते हैं तो एक बार 27,300 के 27,200 या 27,300 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करके एक करंट लेवल्स पे फ्रेश खरीदारी वहां पे कर सकते हैं। तो करंट जो पुट का पोजीशन है उससे एग्जिट करें, और आने वाले सप्ताह के 27,200 या 27,300 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की सलाह है। ठीक है, तो ये आपको मिल चुकी है। अगला सवाल हमें ट्विटर पर ही आया है। पूजा का सवाल हमें मिला है, और इनका सवाल है प्रिज्म जॉनसन पर। रुचित, आपसे ही सवाल होगा क्योंकि इनका जो नजरिया है वो 1 महीने का ही है, और ये जानना चाह रही है क्या ये सही समय है इस स्टॉक को खरीदने का? इस स्टॉक में कहीं ना कहीं एक अंडर परफॉर्मेंस इस कैलेंडर वर्ष में हमने देखा है, और जो वीकली चार्ट्स पे इसके क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस थे जिसे हम लॉन्ग टर्म सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहते हैं वो ब्रीच हो चुके हैं। तो पुल बैक मूव में अब 100 रुपए के आसपास एक क्रूशियल रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो मेरी सलाह रही है कि स्टॉक में आज की जो अप मूव है ये अगर एक्सटेंड होके 99-100 रुपीज तक जाती है तो आप ये स्टॉक में से वहां पे एग्जिट ले लें। ठीक है, तो ये रहा है प्रिज्म जॉनसन पर। एक सवाल आया है सुमित गुप्ता का फेसबुक पे, डाबर पर इनका सवाल है। इन्होंने 432 के भाव पर डाबर के स्टॉक्स खरीदे हुए हैं। 3 महीने से 4 महीने रख सकते हैं, तो करना क्या चाहिए अविनाश जी? 432 के बाएंगे। मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी सेक्टर में डाबर का जो प्रीवियस 2 क्वार्टर से वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफी स्ट्रांग है। हमको लग रहा है कि इनका नजरिया 3 to 4 मंथ्स का है, तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। हमको लग रहा है तीसरे तिमाही के नतीजे काफी अच्छे आने की उम्मीद है, और होपफुली हमको लग रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ अगर डबल डिजिट मेंटेन होता है तो डेफिनेटली मार्जिन में भी अच्छा इजाफा होगा। तो डेफिनेटली होल्ड करें, यहाँ से डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल होल्ड करने की राय आपको दी जा रही है डाबर पर। अगला सवाल ट्विटर से ही ले लेते हैं। राहुल पाटिल जी का सवाल है ग्रेफाइट 350 शेयर्स है, और इनकी खरीदारी काफी ऊपर की लग रही है। 957 पर इन्होंने ग्रेफाइट इंडिया के शेयर्स लिए हुए हैं। नुकसान हो रहा है इन्हें, 750 के आसपास इस वक्त कारोबार कर रहा है। रुचित, ग्रेफाइट इंडिया के चार्ट देखकर बताइए रिकवरी के क्या संकेत हैं, और इनके जो लेवल्स हैं ये कब तक देखने को मिलेंगे? 957 के आसपास लिया था इन्होंने। आई थिंक जब भी आप सबसे पहली सलाह तो रही, जब भी आप ऐसे कोई स्टॉक में निवेश करें जिसमें ऑलरेडी एक बड़ा मूव आ चुका है तो बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेडिंग ना करें। हमने ग्रेफाइट में पिछले 2-3 वर्ष में ऑलरेडी दिखा है कि स्टॉक एक मल्टीबैगर बन चुका है और काफी बड़े मूव्स ये स्टॉक में दे चुके हैं। अब पिछले कुछ हफ्तों में जो करेक्शन आया है स्टॉक में उसमें अच्छे वॉल्यूम्स, ठीक ठाक वॉल्यूम्स भी है, और इसके जो 200 दिन के मूविंग एवरेज है वो भी ये स्टॉक ब्रीच कर चुका है। तो इनके कॉस्ट प्राइस के आसपास फिर से एटलीस्ट नियर टर्म में जाना काफी मुश्किल है।
मेरी सलाह है कि अगर आपके ट्रेडिंग का नजरिया है तो अगर पुल बैक मूव्स में 850 850 का रेंज पे मिलता है तो ये स्टॉक में से एक बार थोड़ा सा हल्का सा नुकसान बुक करके एग्जिट ले लें। वैभव गर्ग ने सवाल भेजा है 80 स्टॉक से पिरामल इंटरप्राइजेस के 2400 का इनका खरीद भाव है और ये शॉर्ट टर्म व्यू इनका है, क्या करना चाहिए पिरामल इंटरप्राइजेस पर? इनके भाव से थोड़ा सा नीचे स्टॉक कारोबार कर रहा है। अविनाश जी, मुझे लग रहा है कि अगर इनका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टर्म है तो दीपाली मुझे लग रहा है कि पिरामल एंटरप्राइजेस एक ऐसा स्टॉक है जो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। नियर टर्म में डेफिनेटली स्टॉक थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन हमको लग रहा है कि आने वाला जो तीसरी तिमाही के नतीजे है प्लस जो FY20 का आउटलुक है इसमें जरूर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो डेफिनेटली होल्ड ऑन करें, शॉर्ट टर्म व्यू नहीं बट थोड़ा सा मीडियम टर्म विंडो अगर रखते हैं तो पैसा जरूर इसमें अच्छा बनेगा। ठीक है, ये राय आपको दे दी गई है पिरामिड इंटरप्राइजेस पे। अगला सवाल हमें भेजा है व्हाट्सएप पर, उत्तर प्रदेश से कौस्तुभ जी ने सवाल भेजा है हमें ये, और इनका सवाल आया है देना बैंक पर। मर्जर को भी मंजूरी मिल चुकी है, इसके चलते हम देना बैंक में देख रहे हैं काफी ज्यादा गिरावट भी आज देखी गई है और इनके पास क्वांटिटी काफी ज्यादा है। 35,000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 18 के लेवल पर लिया हुआ था ये शेयर और काफी ज्यादा नुकसान इनको हो रहा है इस वक्त। अभी क्या करें? अविनाश, आप ही राय दीजिए, बेच के निकल जाएं या बने रहें? क्या कुछ लग रहा है आपको देना बैंक के लिए? नहीं, मुझे लग रहा है कि कल जो मर्जर रेशियो अनाउंस हो गया है वहां पे डेफिनेटली मार्केट्स पॉजिटिव है बैंक ऑफ बड़ौदा को, क्योंकि जो मर्जर रेशियो है वो डेफिनेटली बैंक ऑफ बड़ौदा के फेवर में है। तो इनका नजरिया अगर लॉन्गर टर्म है तो डेफिनेटली मर्जर के लिए होल्ड करे, बट इनका अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो पूजा मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी बढ़त आएगी। इनफैक्ट यहाँ से भी थोड़ा सा स्टॉक गिर सकता है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि मर्जर क्लियरली बैंक ऑफ बड़ौदा के फेवर में है। तो ये राय है इन बैंकिंग स्टॉक्स पर। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस जब लौटेंगे तो आपके तो सवाल शो में शामिल करेंगे ही, साथ ही हम बात करेंगे डेयरी स्टॉक्स की। दूध की कीमतें जो 2 से 4 रुपए बढ़ने की बात हो रही है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, किन किन कंपनियों को फायदा पहुंचेगा, इस पर पूरी रिसर्च आपके सामने लेकर आएंगे। रजत हमारे साथ मौजूद है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आमतौर पे इस सीजन में ज्यादा देखने को मिलती है, गर्मियों में सप्लाई घट जाती है, प्रोक्योरमेंट इस समय कंपनियों की बढ़ती है, लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल विपरीत है। सप्लाई बहुत कम है पिछले साल के मुकाबले। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात जो कि मेजर मार्केट्स है वहां पर सप्लाई है नहीं, और एक महीने में कीमतें बढ़नी भी शुरू हो गई हैं अक्रॉस द कैटेगरीज। घी की कीमत बढ़ी है, पनीर, मक्खन, इन सब की कीमत बढ़ चुकी है, और खासतौर से स्किम्ड मिल्क पाउडर जो है उसकी कीमतों में एकदम से इजाफा हुआ है। इनफैक्ट स्किम मिल्क पाउडर जो है ये इंटरनेशनल मार्केट पे प्राइसेस जो थे बहुत सबड्यूड थे, बढ़ नहीं रहे थे, लेकिन अब इंटरनेशनल मार्केट में भी और घरेलू बाजार में भी कीमतें जो बढ़नी शुरू हो गई हैं। मिसाल के तौर पे अगस्त तक का डेटा ये बताता है कि 125 से 140 रुपए प्रति किलो यहाँ पर स्किम मिल्क पाउडर की कीमत थी, जो अब मौजूदा सिनेरियो में 160 से 170 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच गई, यानी कि 20 से 25% का हाइक ऑलरेडी हो चुका है। और ये बता दीजिए जो कीमतें हैं ये 290 रुपए प्रति किलो से टूटती आई थी, 125-130 तक पहुंच गई थी, अब निचले स्तरों से कुछ रिवाइवल देखने को मिल रहा है। क्यों कीमतें बढ़ेंगी? एक तो यही कारण है कि सप्लाई में इस समय ग्लट देखने को मिल रहा है, सप्लाई इतनी ज्यादा है नहीं, कमी देखने को मिल रही है। ऊपर से किसान जो है उनको इवन यहाँ पर सब्सिडीज का ऐलान हो चुका है महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी, तमिलनाडु, कर्नाटक सरकार की ओर से भी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर किसानों को सही कीमत इस समय नहीं मिल रही है। और कंपनियों का ये कहना है कि उनकी ऑपरेटिंग लागत जो लगातार बढ़ती चली जा रही है। मिसाल के तौर पर फीड प्राइसेस बढ़ चुके हैं, लेबर कॉस्ट में इजाफा देखने को मिला है, तो कंपनियों के पास कोई और विकल्प नहीं बचता। इस समय उनको कीमतें बढ़ाना इस पीक सीजन में लगभग तय है कि हो सकता है कि 2 से 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिले। और कंपनियां जो आज के सत्र में इसका इम्पैक्ट पहले प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें नेस्ले है और साथ ही साथ प्रभात डेयरी, पराग मिल्क और हेडसन एग्रो, ब्रिटानिया जैसी कंपनियों में आज अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। शुक्रिया रजत आपका ये रिसर्च बताने के लिए। और इनफैक्ट जो रजत ने बताया कि ये बढ़ोतरी से शुरुआत है 2019 में, आगे जाते शायद और भी बढ़ोतरी होती हुई दिखे मिल्क में। और नेस्ले, प्रभात डेयरी, हेडसन एग्रो जैसे स्टॉक बड़े हुए हैं। ब्रिटानिया जिसने अभी भी डेयरी सेगमेंट में एक्सपैंड किया है, वहां पर भी तेजी का मोड बना हुआ है। अविनाश जी, आपका व्यू इन स्टॉक्स पर? मुझे लग रहा है कि ये जो इंक्रीज आया है दीपाली, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन द शॉर्ट टर्म इनके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो थोड़े से तो जरूर बढ़ेंगे, लेकिन इनके बिजनेस में काफी सिग्निफिकेंट प्राइसिंग पावर ये कंपनीज के पास है। तो मेरे ख्याल से एक महीने भर के बाद मुझे लग रहा है कि जो भी कीमतें बढ़ी है दूध की वो ऑब्वियसली कस्टमर्स को पास की जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई गिरावट आती है जैसे कि ब्रिटानिया में, अगर नेस्ले में या पराग मिल्क या प्रभात डेयरी में, तो हमको लग रहा है कि जहां पे भी ब्रांडेड सेल्स ज्यादा है वो कंपनीज को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वहां पे ब्रांड प्रमोशन और ब्रांड पावर से इनको अपनी कीमतें वो पास करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक्स में थोड़ा दबाव देखने को मिले।
बिल्कुल। तो आज पराग मिल्क हल्का दबाव में है, लेकिन तब सभी एफएमसीजी शेयरों में ब्रिटानिया देखिए ऊपर है, डाबर में अच्छी तेजी दिख रही है और नेस्ले भी आज अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी सवालों को शामिल करते हैं। और ट्विटर पर रविंद्र जी ने हमें सवाल भेजा है। एनबीसीसी 500 शेयर्स हैं और इनकी खरीदारी है 59 के आसपास इन्होंने लिया हुआ है, हाल ही की खरीद लग रही है। रुचित, एनबीसीसी के चार्ट्स देकर बताइए और इनको स्टॉप लॉस भी रिकमेंड करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टॉक का अगर हम मिड कैप स्पेस में ही कंपैरिजन करें तो पिछले एक वर्ष में काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। फिलहाल भी अभी ऐसे कोई संकेत नहीं है कि स्टॉक में कोई बड़ी तेजी बन पाएगी। ये जो लो टॉप लो बॉटम का फॉर्मेशन पिछले कुछ महीनों से हो रहा था वो अब साइडवेज में कन्वर्ट हो चुका है। तो आने वाले शॉर्ट टर्म में हमें लग रहा है कि स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, जिसमें 54 रुपए का एक सपोर्ट रहेगा और ऊपर 64-65 का रेजिस्टेंस बना रहेगा। तो मेरी सलाह रहेगी कि अगर आपकी जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस पे उस पर 54 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के आप होल्ड करें और 64-65 से ज्यादा बड़े टारगेट्स की उम्मीद ना करें, वहां पे आता है तो एक बार मुनाफा वसूली करके एग्जिट हो जाए। ठीक है। एक और सवाल भेजा है राहुल पाटिल ने। भारत रसायन पर 10 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए, 7,000 का भाव है इस पर जिस पर इन्होंने लिया है। और इनफैक्ट स्टॉक पर आमतौर पर ज्यादा बातचीत नहीं होती है, एग्रोकेमिकल स्पेस की कंपनी है, लिक्विड स्टॉक है, ज्यादा वॉल्यूम्स भी नहीं होते हैं। और इनफैक्ट अविनाश जी मैं अभी देख भी रही थी, एक साल की इसकी परफॉर्मेंस 4,000 से ये चला 8,000 का हो गया, वापस अभी 4,000 की ओर बढ़ रहा है। इन्होंने बहुत ऊपर खरीद लिया है, क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से इनको स्टॉक होल्ड करना चाहिए। हालांकि ये आपने सही कहा कि एक इलिक्विड काउंटर है, क्योंकि इक्विटी करीबन 4-4.5 करोड़ ही है और प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 75% है। बट ये कंपनी की खासियत ये है कि ये एक मात्र कंपनी है जो सिंथेटिक एग्रोकेमिकल्स बनाती है और जहां पे डिमांड काफी अच्छी तरह से बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल से अगर नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है दीपाली तो होल्ड करे, बट शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा क्योंकि मार्जिन में थोड़ा दबाव देखने को मिला है। ठीक है, तो ये राय भारत रसायन में आपको दे दी गई है। अगला सवाल हमें इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर आया है। ये सवाल व्हाट्सएप पर हमें भेजा है नासिक से विनोद पारेख जी ने। इन्होंने 200 शेयर्स लिए हुए हैं, 73 के लेवल्स पर इन्होंने लिया हुआ था। हल्के मुनाफे में तो है ये। रुचित आप बताइए, 6 से 8 महीने के लिए और बने रह सकते हैं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में? मुनाफा भी हो रहा है, तो मुनाफा लेकर निकल जाए या बने रहे? आई थिंक अक्टूबर महीने से अब तक ये स्टॉक में कुछ इतने रिटर्न्स नहीं बने हैं। स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में है और अभी भी ऐसे कुछ वॉल्यूम्स इतने नहीं हो रहे जिससे हम अंदाजा लगा पाए कि आने वाले 5-6 महीने में एक अच्छी तेजी हो पाएंगी। मेरे हिसाब से अगर इनको अच्छा मुनाफा मिल रहा है तो आधा मुनाफा एटलीस्ट यहाँ पे बुक कर ले और बाकी के आधे पे आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख ले 79 का, जिससे अगर वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए तो आप एक प्रॉफिटेबल पोजिशन में ही एग्जिट होगी। तो ये राय दी गई है आपको इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर। साथ ही सवाल और जो आ रहे हैं उसमें एक स्टॉक पर और राय ले लेते हैं। और अब जो अगला सवाल हमें भेजा है वो भेजा है टोरेंट पावर पर, और ये वैभव ने भेजा है। टोरेंट पावर के स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 250 के भाव पर, 200 क्वांटिटी है। स्टॉक आज बढ़ा हुआ भी है, आज हमने जिक्र भी किया था आज के 2000 में स्टॉक का। अविनाश जी क्या करना चाहिए, रख लें अभी क्या? मैं समझता हूं कि अगर इनका व्यू थोड़ा सा मीडियम टर्म है तो इस लेवल से डेफिनेटली होल्ड करें। मुझे लग रहा है कि आने वाला साल और FY20 इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। होपफुली इनका जो इनपुट प्राइसेस में अगर सही कंट्रोल रहता है तो मार्जिन में डेफिनेटली ये मेंटेन कर सकेंगे। और ओवरऑल हमको लग रहा है कि पावर स्पेस में शायद ये एक अच्छा स्टॉक है जहां पे जो वॉल्यूम ग्रोथ का जो आउटलुक है मैनेजमेंट ने काफी पॉजिटिवली बात की है, तो यहाँ पे होल्ड की रहेगी। ठीक है, तो होल्ड करने की राय आपको दी जा रही है। टोरेंट पावर पे आज भी 2% की मजबूती के साथ ही कारोबार कर रहा है। अगला सवाल दिल्ली से हमें सुरेंद्र जी ने पूछा है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर सवाल है, इनका 50 शेयर्स है, 948 की खरीद है। रुचित आपसे जानना चाहेंगे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर क्या सजेस्ट करेंगे? पिछले 1.5-2 महीने में स्टॉक में काफी अच्छा करेक्शन हमने देखा है और अगर मैं थोड़े से लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखता हूँ तो ये स्टॉक के सपोर्ट्स अभी भी 800-840 के करीब की रेंज में है। तो करंट लेवल से भी जो 10 से 12% नीचे है। तो मेरी सलाह है कि अगर आपका ट्रेडिंग का नजरिया है, शॉर्ट टर्म का नजरिया है, तो स्टॉक में से एक बार एग्जिट ले ले और जब भी ये स्टॉक 800-840 की रेंज में आता है तो फिर से एक बार पे ये स्टॉक को रिव्यू कर ले। ठीक है, अनामी सिंह ने सवाल भेजा उत्तर प्रदेश से। इन्फीबीम 4,500 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हैं 47.20 के भाव पर। ये इंट्राडे की इनकी पोजीशन है। रुचित आप ही राय दीजिए। इन्फीबीम 47.20 की इनकी खरीद है, 45.60 पर कारोबार कर रहा है। इंट्राडे में ही ये के हिसाब से इन्होंने खरीदा है स्टॉक। तो सबसे पहले तो इंट्राडे में जब भी आपको स्टॉक सिलेक्शन करते तो ऐसे स्टॉक सिलेक्ट कीजिए जिसमें एक अच्छा मूवमेंट होता हो। पहले मूवमेंट इधर साइड हो
आपका स्टॉप लॉस मेंटेन रहेगा। लेकिन इन्फीबीम जैसा स्टॉक जो पोजिशनली तो एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा ही है, पिछले 2-3 हफ्तों से या इनफैक्ट पिछले 2 महीनों से स्टॉक में कोई मोमेंटम ही नहीं है। तो जहां पे मोमेंटम नहीं है वहां पे ट्रेडर्स के लिए मुनाफा कमाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो स्टॉक में से करंट लेवल से भी एग्जिट ले ले और इस स्टॉक को एटलीस्ट इंट्राडे के लिए अवॉइड करने की सलाह है। ठीक है, तो इंट्राडे के लिहाज से अवॉइड करने की सलाह आपको दी जा रही है इस वक्त। अगला सवाल आशुतोष गौर जी का आया है, जयपुर से हैं ये, और श्री इंफ्रा पर सवाल है इनका। 500 शेयर्स 33 के लेवल पर इन्होंने लिए हुए हैं। अविनाश, आप क्या राय देंगे श्री इंफ्रा पर? नजरिया अगर लॉन्गर टर्म है तो पूजा यहाँ पे होल्ड करे। हमको लग रहा है कि इंफ्रा स्पेस में काफी हद तक ऊपरी लेवल से स्टॉक्स की काफी पिटाई हो चुकी है और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का ऑर्डर बुक है, हमको लग रहा है कि अगर ये एक साल भर का नजरिया लेते हैं तो यहाँ पे अच्छा मुनाफा बन सकता है। एक और स्टॉक खरीदा हुआ है आशुतोष गौर जी ने, वो है फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन का। यहाँ पर 450 स्टॉक है 68 के भाव पर। इसमें क्या करें? कौन सा स्टॉक? फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन, FSL। फर्स्ट सोर्स में मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली स्टॉक ऊपरी लेवल से 70 के करीब से ये करीबन 50 के लेवल तक आया है। हमको नहीं लग रहा है कि इससे और नीचे जाने की क्षमता है। अगर इनका नजरिया 6 to 12 मंथ्स है तो होल्ड करिए। कंपनी ने कहा है कि पूरी डेट अपने बैलेंस शीट पे वो अगले 2 साल में रीपे करने वाले, तो ये अगर होता है तो कंपनी को जरूर फायदा होगा। तो यहाँ से मेरे ख्याल से गिरावट की क्षमता कम है, तो होल्ड करने की राय रहेगी। ठीक है, तो होल्ड करने की राय आपको दी जा रही है। आगे और ज्यादा गिरावट देखने की उम्मीद नहीं है। राजकोट से मोन्टू रावल जी ने सवाल भेजा है और इनका सवाल है एडलवाइस पर। 100 शेयर्स हैं, 188 पर इन्होंने लिया हुआ था। रुचित, आप राय दीजिए, एडलवाइस पर क्या करना चाहिए? बने रहें या बेच कर निकल जाएं, ये जानना चाह रहे हैं। पोजिशनली तो स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है पिछले 3-4 महीने के करेक्शन के बाद। 150 से 180 ये एक ऐसा रेंज है जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे काफी बढ़िया सपोर्ट है। नीचे पॉसिबल है हम लोग नियर टर्म में एक बार जो लोअर एंड ऑफ द रेंज है 155 के आसपास फिर से टेस्ट कर सकते हैं, बट लेकिन समझना होगा इनके नजरिए को। अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो वेट करे, 155 के आसपास आता है तो वहां पे चाहे तो और पोजीशन ऐड कर सकते हैं। और अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नजरिया भी है तो 154, 155 ऐसे लेवल्स रहेंगे जहां पे इनको और स्टॉक्स आए तो ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। आशा श्रीवास्तव ने सवाल भेजा है कानपुर से, ल्यूपिन और वक्रांगी 2 स्टॉक से। पहले ल्यूपिन पर राय दीजिए अविनाश जी। 100 स्टॉक्स 1150 की बाइंग। नजरिया अगर 2 साल का है तो ही होल्ड करे, क्योंकि नियर टर्म में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का मार्जिन प्रेशर है वो शायद आपको तीसरी तिमाही में भी देखने को मिलेगा। ओवरऑल लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ी रेटिंग आएगी। ठीक है, और वक्रांगी 100 स्टॉक से 70 के भाव पर। वक्रांगी मुझे लग रहा है कि अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म है तो डेफिनेटली निकल जाए। लॉन्गर टर्म में भी हमको नहीं लग रहा है कि आगे आने वाले समय में ये लेवल इमीडिएटली रिकवर होगी, तो कोई भी उछाल में भी निकलने की राय रहेगी। ऑलराइट, तो ल्यूपिन में बने रहने की राय दी जा रही है। वक्रांगी कोई भी उछाल आपको दिखता है तो तुरंत एग्जिट कर लीजिए इस स्टॉक से। अगला सवाल देहरादून से हमें आया है तनुज सिंह राणा जी का, और टाटा मोटर्स पर इन्होंने सवाल भेजा हुआ है। 120 शेयर्स हैं, 269 की खरीद है इस स्टॉक में। रुचित, चार्ज देके बताइए टाटा मोटर्स में क्या करें? शॉर्ट टर्म में तो कोई मूव एक्सपेक्टेड नहीं है स्टॉक में, क्योंकि विद इन द ऑटो स्पेस अगर कंपेयर करें तो कंटिन्यूसली ये स्टॉक ने अंडर परफॉर्म पिछले 1.5-2 वर्षों से ऑटो स्पेस को किया है। अब ये बात यहाँ पे देखने जैसी है कि क्योंकि एक लो टॉप लो बॉटम का स्ट्रक्चर जो पिछले 1.5 वर्ष से फॉर्म हो रहा था वो कहीं ना कहीं अब थम गया है और स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में जा चुका है। तो अब यहाँ से डाउनसाइड शायद लिमिटेड हो। नीचे जो रिसेंट लोज बनाए थे 153, 152 वो एक अच्छे सपोर्ट एक्ट कर सकता है, लेकिन आप नियर टर्म में इसमें कोई बड़े मूव एक्सपेक्ट नहीं करें। अगर आपका नजरिया एटलीस्ट 8 से 10 महीने का रहता है तो सर्टनली ये स्टॉक को होल्ड करें। थोड़ा समय दीजिए, होल्ड कीजिए। नुकसान तो आपको काफी हो रहा है, लेकिन ये स्टॉक चल भी नहीं रहा है, तो अब इस भाव से शायद नीचे ना जाए तो बने रहे। अभी जो भी नुकसान हो रहा है उसको होल्ड करके। मजाहिद ने सवाल भेजा है तेलंगाना से, मदरसन सुमी 100 स्टॉक से 230 के भाव पर। और अविनाश जी, भाव देख के तो लग रहा है कि शायद बोनस एडजस्टमेंट से पहले की इनकी बाइंग है, क्या करना चाहिए? नहीं, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कम बोनस खरीदा है, तो लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स डेफिनेटली अच्छे हैं। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल है इनका ज्यादातर इंडिया और यूरोप में और यूएस में लोकेटेड है, तो यहाँ पे डेफिनेटली लंबी अवधि का एक नजरिया लेके यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो लंबी अवधि की अगर नजरिया है तो ये राय आपको दी गई है मदरसन सुमी पर। चलिए, फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अविनाश और रुचित, आपका भी समय देने के लिए। तो फिलहाल स्टॉक सोशल में इतना ही, लेकिन कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन है ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक स्पेशल सेगमेंट भी आपके लिए लेकर आएंगे। चीनी में जो लगातार बढ़त हो रही है, यूपी में चीनी को लेकर एक सबसे बड़ी खबर आ रही है। यूपी का नया दाव, बढ़ेंगे चीनी